हेलो सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी के लिए जो जो टॉपिकें हम लेकर आते हैं उनसे रिलेटेड या फिर कोई उससे रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक देखना हो या किसी दूसरे चैप्टर में दिक्कत हो, अभी जो पढ़ाएंगे या फिर कोई दूसरा चैप्टर हो, किसी दूसरे चैप्टर में जो ना कोई चीज़ें छूट गया हो, तो उस चीज़ को अगर आपको कंप्लीट करना है तो एक हम लोगों का सभी बच्चों का एक छोटा सा और बेहतर चैनल बना हुआ है जिसका नाम है अचीवर एडुसर। उस पर जाइए और अपने सारे टॉपिक को जो आपका छूट गया है उसको आप लोग क्लियर। चलिए आज देखते हैं हम लोग एक बहुत छोटी सी बात है जो सारे बच्चे को पता होना चाहिए। रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी क्या होती है? ठीक, रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग समझते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स ऑफ मास होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स ऑफ मास होते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसमें ये जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। क्या लगाया? अगर इस ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर शेप एंड वॉल्यूम रिमेन सेम, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स की बात नहीं कर रहा, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उस ऑब्जेक्ट का ओवरऑल वॉल्यूम और शेप ये सेम रहे, चेंज ना हो, देन दैट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड रिजिड बॉडी। इसका मतलब समझो फिर डिटेल से। ये कहना क्या चाह रहा है? वॉल्यूम एंड शेप रिमेन सेम का मतलब क्या हुआ? आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब ये हो गया, ये कहना चाह रहा है कि कोई भी, जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, उसका मास m है, हमने उसको एक बॉडी कहा, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, फोर्स लगाने के बाद हमने देखा क्या कि इसका शेप एंड वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, देन वी हैव टू से दैट ऑब्जेक्ट कम अंडर सिम रिजिड बॉडी। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो पार्टिकल्स ऑफ मासेस है, इस पार्टिकल ऑफ मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, वो चेंज ना होना। अगर इसके पार्टिकल्स के बीच में, अगर प्लेस पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस डिफर ना करे या इसका प्लेस चेंज ना हो, तो ओवरऑल हर पार्टिकल्स अपने प्लेस पर ही बना रहेगा। तो इट मीन्स कि इसका वॉल्यूम और शेप चेंज नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। अब इसके कैटेगरी में सॉलिड क्या आ जाएंगे? सॉलिड ऑब्जेक्ट जितने भी हैं। अगर हम प्रैक्टिकल पर्पस देखेंगे, प्रैक्टिकल पर्पस देखेंगे तो प्रैक्टिकल पर्पस में यह कहा गया है कि ऐसा नेचर में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाए जाए और उसका शेप और वॉल्यूम चेंज ना हो, क्योंकि डिफॉर्मिंग होती है जब हम फोर्स लगाएंगे प्रैक्टिकल पर्पस में। हालांकि जब रिजिड बॉडी लिया गया है, इट मीन्स कि वॉल्यूम एंड शेप रिमेन सेम, ऐसे होते हैं, ऐसे मानते हैं हम लोग। लेकिन अगर ओरिजिनली अगर ऑब्जर्व करेंगे, बढ़िया से देखेंगे, तो फिर ये चीज़ें नहीं होता है कि
ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी के सिचुएशन में रहे। जो रिजिड बॉडी होता है, रिजिड बॉडी का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इसके बीच में, ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में जो हमारा डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स के बीच में, ये डिस्टेंस घटता भी है और बढ़ता भी है। यहाँ पर ये चेंजेस होता है। अगर ओवरऑल अब देखी जाए, जब अंदर के पार्टिकल्स में चेंजेस हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि बाहर के ऑब्जेक्ट का जो तुम्हारा जो लिए हो ऑब्जेक्ट जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी डिफर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का शेप और साइज डिसाइड करने वाला तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो उसके अंदर प्रेजेंट है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स साधारण सीधी सिंपली, अगर उसका प्लेस चेंज नहीं हुआ, उसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ पार्टिकल्स के बीच का, तो फिर इसका शेप और वॉल्यूम सेम रहेगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद ऐसे नेचर में ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके पार्टिकल्स के बीच में डिफॉर्मिंग ना होता, उसके बीच का डिस्टेंस घटता ना हो, उस पार्टिकल्स का प्लेस चेंज ना होता। लेकिन सॉलिड ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी कहा जाता है। अगर बात रिजिड बॉडी की आएगी तो सॉलिड बॉडीज रिजिड बॉडीज में आते हैं। ठीक है, तो ये रहा रिजिड बॉडी, ये हमारा COM में हम लोग इसको पढ़ेंगे भी, इसके बारे में जानेंगे भी। ठीक है, ज़्यादा बातें इस पर डिटेल से हम लोग COM में करेंगे, सेंटर ऑफ मास में।